वो दिखाता था खुद को गरीबों का मसीहा, दान में दे जाता था लाखों रुपए। उसका भौकाल देखकर बड़े बड़े घूमते थे आगे पीछे। इस चमक दमक में क्रिकेट स्टार भी खा गए गच्चा। पैसा डबल करने के लालच में करोड़ों का करा बैठे नुकसान। ठगी का खुला राज तो सब रह गए हैरान। 6,000 करोड़ लेकर भाग चुका था शैतान। देश भर में जहां साइबर ठगी और डिजिटल धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर भी करोड़ों अरबों रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला गुजरात और राजस्थान में भी सामने आया है, जहां पर भोले भाले लोगों से 6,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। ठगी का ये आरोप बीजेड फाइनेंस कंपनी पर लगा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये ठगी करीब 6,000 करोड़ रुपए की है, जिसको अंजाम देने के बाद कंपनी का सीईओ भूपेन्द्र सिंह झाला फरार है। उसके गुजरात और राजस्थान के ऑफिसों में ताले लटके हैं। इतनी बड़ी ठगी के बाद हड़कंप मच गया है, जिसकी जांच गुजरात की सीआईडी क्राइम ब्रांच कर रही है। इस ठगी का शिकार ज्यादातर वो लोग हुए हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं। जिन लोगों से ठगी हुई है, उनकी लिस्ट देखने पर और हैरानी होती है। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने जब जांच की तो उसमें शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, मोहित शर्मा, साई सुंदर समेत 5 क्रिकेटर के नाम भी शामिल हैं, जिनसे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की ठगी की गई है। इन क्रिकेटर्स ने पैसे डबल करने के लिए बीजेड फाइनेंस कंपनी में निवेश किया था। मामले में जांच कर रही एजेंसी का कहना है, बीजेड ग्रुप को नवंबर में निवेशकों को ब्याज मिलना था, लेकिन कंपनी का सीईओ भूपेन्द्र सिंह झाला फरार है और सभी ऑफिसों में ताला लटका हुआ है। जब निवेशकों को ब्याज नहीं मिला तो 6,000 करोड़ रुपए की इस ठगी का पता चला। निवेशकों की शिकायत के बाद जांच की जा रही है। अब तक मिले ब्यौरे के मुताबिक करीब 14,000 लोगों ने भूपेन्द्र सिंह झाला की बीजेड फाइनेंस कंपनी में निवेश किया है। जिन लोगों का पैसा डूबा है, अब वो इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। शिकायतों के बाद इस मामले में गांधीनगर से लेकर वडोदरा तक 7 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसमें 20 लाख रुपए, 338 फॉर्म, सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, चेकबुक, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कंपनी लोगों से पैसा कैश और चेक दोनों में जमा कराती थी। सीआईडी क्राइम गुजरात द्वारा जो बीजेड ग्रुप और बीजेड ग्रुप की कंपनी बीजेड फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें 7 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसमें से एक जो है वो बीजेड ग्रुप का एजेंट था, मयूर दर्जी। उसको हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कोर्ट में प्रेजेंट किया। तो 30 तारीख तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिला है। सूत्रों के मुताबिक निवेशकों की शिकायत के बाद छापेमारी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही भूपेन्द्र सिंह झाला अपना पासपोर्ट लेकर फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेड फाइनेंस कंपनी का मालिक भूपेन्द्र सिंह झाला भले ही फरार है, लेकिन अभी उसने देश नहीं छोड़ा है, क्योंकि देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिटेल मांगकर जांच की गई है, जिसमें उसके बाहर जाने के सुराग नहीं मिले हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी भूपेन्द्र सिंह झाला को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भूपेन्द्र सिंह झाला लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराता था, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेता था, गरीबों की मदद के लिए दान भी करता था। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में एक्टर सोनू सूद ने आरोपी भूपेन्द्र सिंह झाला को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। इस दौरान उसने भी सोनू सूद को अपने हाथों से बनाई उनकी पेंटिंग गिफ्ट की थी। आरोपी झाला नगर में एक आलीशान बंगले में रहता था, जहां अभी भी उसके माता पिता रहते हैं। इस बंगले में महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं। जांच में पता चला है
आरोपी भूपेश झाला ने 2 साल में 10 एकड़ जमीन खरीदी। उसके अलग अलग बैंकों में 9 अकाउंट हैं। उसके पिता परबत सिंह के नाम पर 3 बैंक खाते हैं, जबकि मां के नाम पर कोई भी बैंक खाता नहीं है। जांच में जो अब तक बात पता चली है, उसके मुताबिक बीजेड कंपनी के एजेंट खास तौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते थे, उन्हें अपने झांसे में लेकर निवेश कराते थे। बीजेड कंपनी के एजेंट निवेश पर अच्छा रिटर्न देने का झांसा देते थे और विश्वास जीतने के लिए पहले अच्छा रिटर्न देते भी थे, जिससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जमा पूंजी लालच में आकर लगा देते थे, जो अब पूरी तरह डूब चुकी है। बीजेड कंपनी अपनी एजेंटों को सैलरी के अलावा हर निवेश पर 5 से 25% तक का कमीशन भी देता था, जिसकी वजह से जो भी एजेंट बनता था वो कोई न कोई तरकीब अपनाकर लोगों से निवेश करवा ही देता था। बीजेड की इस धोखाधड़ी के बाद एक बात तो साफ हो गई है, लालच वो शैतान है जो आपकी सालों की कमाई एक झटके में चट कर देती है। तो सतर्क रहें और पैसा 2 गुना 3 गुना करने के लालच में आकर अपनी जमा पूंजी न कमाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जालसाजों ने बिछाया है नया जाल। डिजिटल अरेस्ट है जिसका नाम पुलिस का भरते हैं भेष, फिर ठगी करते हैं फेस टू फेस। हिम्मत इनकी ऐसी, पुलिस को भी ठगने की थी कोशिश। देश में इन दिनों हर किसी ना किसी को डिजिटल अरेस्ट बनाकर ठग लाखों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इन साइबर ठगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब ये पुलिस वालों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला, जहां लगातार पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। नकली पुलिस वाले असली पुलिस वालों से ठगी के लिए कॉल कर रहे हैं। जी सर। हाँ सर, मेरी बेटी है। जिस तरह आम लोगों को परिवार के नाम पर डरा धमकाकर उनसे रुपए ऐंठते हैं, वही पैतरा ये ठग पुलिस वालों पर भी आजमा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इनके झांसे में नहीं आते हैं। इंदौर में इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। ताजा मामला परदेसीपुरा थाने के हेड कांस्टेबल जीतू सरदार से जुड़ा है, जिनके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसकी डीपी पर एक पुलिस वाले की तस्वीर लगी थी। कॉल करने वाले ने हेड कांस्टेबल के फोन उठाते ही कहा कि उनकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। हेड कांस्टेबल ने पूछा कि कहाँ, तो ठग ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ती है तुम्हें नहीं पता, जिस पर हेड कांस्टेबल ने कहा कि लखनऊ में। तो ठग ने भी तुरंत बोला कि लखनऊ से ही बोल रहा हूँ। इंदौर के जवान को फंसाने के लिए उनकी बेटी की रोने की आवाज तक सुनाई गई। बात कर पापा से। हेलो, हाँ बेटा, बेटा, बेटा। ठग ने डराने के लिए ये भी कहा कि मीडिया वाले खड़े हैं, मामला रफा दफा करने के लिए 80,000 रुपए तुरंत खाते में भेज दो। दोनों के बीच लंबी बहस हुई, जिसके बाद ठग ने फोन काट दिया। ये कॉल एक पुलिस वाले के पास आई थी, जिन्हें ठगों के हर पैंतरे के बारे में पता था, इसलिए वो इनके झांसे में नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि ये ठग हैं। लेकिन मामला अगर यही कोई आम आदमी से जुड़ा होता तो वो डर जाता, किसी अपने को फंसता देख वो फौरन पैसा देने को तैयार हो जाता और फिर साइबर ठगी का शिकार हो जाता। आप एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझिए किस तरह ये ठग हर हथकंडा अपनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, ताकि लगे कि ये कॉल असली पुलिस ने ही किया है। बोलिए सर, बोलिए। रफेल कौर जो है तुम्हारी लड़की, ये अरेस्ट हो चुकी है अपनी 4 दोस्तों के साथ एक स्मगलिंग मर्डर केस के अंदर। जी सर। हेलो, करीब तुम्हारी बेटी है ना? हाँ सर, मेरी बेटी है। ये अरेस्ट हुई है अपनी 4 दोस्तों के साथ एक ड्रग और स्मगलिंग। अरे सर कहाँ पे सर? अरे सर कहाँ पे की घटना सर, कहाँ पे आऊँ? नहीं तो ये कहाँ पढ़ती है, कहाँ जॉब करती है, तुम्हें पता नहीं है? ये लखनऊ में है सर, लखनऊ में पढ़ती है सर। तो लखनऊ में पढ़ेगी तो अरेस्ट लंदन में होगी है, फिर अरेस्ट भी लखनऊ में ही होगी ना। ये कौन सा सवाल हुआ? किस जगह पे सर? सर उस बात को छोड़िए, मैं लड़की के साथ आपकी बात करा देता हूँ। लड़की के नंबर पे कोई कॉल मैसेज मत कीजिए। हाँ, मोबाइल ट्रेसिंग पर लगा हुआ है, उसकी रिक्वेस्ट कर दें। बात कराओ सर, मेरी बच्ची से बात कराओ। मैं लड़की से मेरी बच्ची से बात कराओ। मैं
मैं बात कराता हूँ, लेकिन हैपर होने की जरूरत नहीं है ना यार। शांति से हाँ हाँ, बच्ची से बात कराओ। मुझे आवाज आएगी तो मैं कॉल काट दूंगा। तुम्हारी लड़की के चक्कर में नौकरी नहीं गंवानी मैंने। बच्ची से बात कराओ मेरी। बात करो अपनी लड़की, बात कर पापा से। हेलो। हाँ बेटा 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 सुन। हेलो हेलो, अरे बात तो कर बेटा, क्या हुआ? कुछ इसी तरह की कॉल कुछ दिन पहले परदेसीपुरा के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के पास भी आया था। उनके बेटे का नाम लेकर उनसे ठगी करने की कोशिश की गई। मैं यहाँ थाने पर अपनी ही सीट पर बैठा हुआ था, तब मेरे पास में एक व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि मिस्टर पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले इंदौर से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो बेटा कहाँ है? मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ हो? तो मैंने भी बोला मैं भी घर पे हूँ। फिर उसने बोला कि बात कराइए बेटे से। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा क्यों बात कराऊं? बोले बात कराइए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसे कहा ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में और इतना समय नहीं है, आप कहीं और आप लगाएं। काट दिया मैंने फोन। आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ठगों का यह गिरोह कितना शातिर है, तो सावधानी बरतें। इस तरह के कॉल आए तो पैसे कभी भी ट्रांसफर न करें। पुलिस से फौरन शिकायत करें। याद रखें, साइबर शैतानों से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जब हुए एक घर में 3 कत्ल, सूख गया पड़ोसियों का भी खून। पुलिस पर भी आया दबाव। माता पिता के साथ बेटी की भी मिली थी लाश। ये सवाल, क्या गिरफ्त में आया शैतान? राजधानी दिल्ली में बदमाशों का आतंक है। लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार शैतान ने नेप सराय के देवली गांव में एक परिवार पर कहर ढाया है। परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यह ट्रिपल मर्डर सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि जब इनका बेटा अर्जुन मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, तब इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। बेटा जब वापस लौटा तो उसके माता पिता और बहन की हत्या हो चुकी थी, जिसके बाद उसने शोर मचाया। तब पड़ोसियों को इस बात का पता चला। अरे 5 बजे जब गया है, जब अपनी मम्मी तो कह के गया है, कुंडी तारा लगा गया बाहर से और आया है, इसने खोल लिया तारा तो न्यू खून हुई पाए इसने सब कुछ। घर में 4 मेंबर बताए हैं। तो बेटा तो बता रहा है कि मैं घूमने गया हुआ था वॉकिंग करने, तो 3 यहाँ पे थे, इसके मम्मी पापा और क्या नाम है बेटी इनकी, और 4 लोग हैं फैमिली में। हाँ। और बड़े इनोसेंट फैमिली है, किसी से कोई इनका लेना देना नहीं है, बड़े आराम से रहते हैं। और पता नहीं किसने इनको घर में घुस के मर्डर कर दिया है। मॉर्निंग वॉक करने गया था और जब वापस आया तो इंटरलॉक लगा हुआ है, दोनों तरफ से लॉक लग जाता है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर गया तो उसने पाया कि तीनों मर्डर हो चुके हैं। फिर उसने हमारे घर की बेल बजाई, फिर हमने देखा, फिर सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए, फिर देखा तो पूरी भीड़ हो गई, पूरे सारे आ गए। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर पुलिस भागी आई। बेटे ने पुलिस से बताया कि जब वो बाहर गया था तो उसकी मां से बात हुई थी। उसने मां को अंदर से गेट लॉक करने की बात कही थी। घर में सब खुश थे क्योंकि उसके माता पिता की शादी की सालगिरह भी थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिससे शक की सुई बेटे पर ही घूम गई, क्योंकि घर में फोर्सफुली किसी के घुसने के निशान नहीं मिले, न ही घर का कोई सामान बिखरा मिला। सीसीटीवी भी खंगाले गए जिसमें कुछ नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने बेटे से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। घर जैसा था
वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। पुलिस सकते में थी कि एक बेटा ही अपने माता पिता को उनके सालगिरह के दिन कैसे मार सकता था। इस सवाल का जवाब सुन पुलिस सन्न रह गई। उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे। तो उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी। तो इसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से। माता पिता उसे टोकते थे, उसे बेइज्जत करते थे, इसलिए उसने उन्हें रास्ते से हटा दिया। लेकिन बहन को क्यों मारा? इस सवाल पर उसने कहा कि उसके माता पिता पूरी प्रॉपर्टी बहन को देने का प्लान बना रहे थे, इसलिए उसने बहन को भी रास्ते से हटा दिया। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है। तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूं। वो बेटा जो माता पिता और बहन की हत्या के बाद रो रहा था, वही शैतान निकलेगा, ये बात किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शैतान बेटे की करतूत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई डरा हुआ है। ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शैतान की नजर में आई मित्र की बहन, फिर उसने फेंका प्रेम जाल, शादी का झांसा देकर बनाया हवस का शिकार। दोस्त को तो चला ही, उसकी बहन का भी कर दिया सर्वनाश। दोस्त न हो तो हर इंसान की दुनिया वीरान होती है, क्योंकि ये रिश्ता विश्वास का होता है, तभी तो दोस्ती सबसे खास होती है। दोस्त के भाई बहन भी अपने ही जैसे होते हैं, लेकिन यही दोस्ती तब नासूर बन जाती है जब दोस्त के नाम पर कोई शैतान आपकी जिंदगी में आ जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्त ने दोस्त की ही बहन के साथ महापाप कर दिया। एक युवती ने थाने पहुंचकर अपने भाई के दोस्त पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसके भाई के दोस्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर दिया है। राऊ थाने के अंतर्गत फरियादी के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि वो अपने मामा के यहाँ जब गई थी तो उसके भाई का जो दोस्त है, जो कि खजराना का रहने वाला है, उसके साथ उसकी मित्रता हो गई थी और धीमे धीमे जो फ्रेंडशिप डेवलप होगी। फिर उसने 7 महीने पहले उसने फरियादी ऐसे बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, और मुझे होटल ले गया और शादी करने के बहाने से मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसके भाई के साथ तो दगा किया ही, उसके साथ भी उसने विश्वासघात किया है। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया है, क्योंकि उसे शादी तो करनी ही नहीं थी, वो पहले से ही शादीशुदा है। फिर जब मैंने उससे शादी का बोला तो उसने बोला कि अभी मैं देखता हूँ, टालता रहा।
फिर मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब मैंने उसको और दबाव डाला मैंने कि शादी कर लो, तो उसने मुझसे मना कर दिया और ये बोला मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो इस पर से उसके साथ मारपीट भी की गई। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी के खिलाफ आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। इंदौर के शैतान ने दोस्ती को कलंकित कर दिया है, क्योंकि दोस्ती में तो लोग जान तक दे देते हैं, लेकिन इसने तो दोस्त की बहन को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला, उसका सर्वनाश कर डाला।